नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 के नए विद्यार्थियों का एक बार मेरे चैनल पर फिर स्वागत। तो एनसीईआरटी का जो नया सिलेबस है उसका अपने गणित का कोर्स शुरू कर चुके हैं। तो कल के मैंने वीडियो के अंदर आपको ये जो आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसके संबंधित कुछ सवाल बताए थे, प्रमेयिका बताई थी। आज अपने उसके आगे के प्रश्न करते हैं। तो चलते हैं प्रश्नों पर। ये एक्सरसाइज 1.1 का आपका जो है वो गणित का ये तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ आप देख रहे हैं किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो आपको ये पूछा है कि अधिकतम संख्या क्या हो उनकी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप जैसे आप देखें कि जैसे आपने जब परेड वगैरह 26 जनवरी वगैरह देखा होगा तो इस प्रकार से जब सैनिकों की जब यूँ पंक्तियाँ होती है तो इन पंक्तियों में क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए सेना के सिपाहियों की पंक्तियां हैं, तो इनके आगे आगे कौन चलते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर बैंड के सदस्य चलते हैं। तो आप जानते हैं कि सेना की टुकड़ी में सदस्य ज़्यादा होते हैं और बैंड में सदस्य कम होते हैं। तो इसमें 32 सदस्य जो है वो बैंड में हैं और 616 जो है वो सेना में सदस्य। तो इस प्रकार जो पंक्तिबद्ध चलते हैं। तो आपको कहा है कि कितने स्तंभ बनेंगे। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हम इसमें से जो कॉमन लेंगे वही होगा। और कॉमन क्या होता है बच्चों, HCF होता है। तो इस प्रकार से आप ऐसे प्रश्नों में आप ये कैसे अंदाज़ा लगाएंगे कि ऐसे प्रश्न आगे जा करके LCM वाले भी आएंगे और HCF वाले भी आएंगे। तो इनमें अंदाज़ा लगाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जानते हैं कि ये 32 है और ये 616 है। तो आप जानते हैं कि जो स्तंभ बनेंगे वो 32 से ज़्यादा नहीं हो सकते, क्योंकि बैंड में सदस्य 32 है, 616 तो बहुत ज़्यादा है। तो ये 32 से ज़्यादा नहीं होंगे तो आंसर छोटा आएगा। और जब भी छोटा आंसर आता है तो आप अपने मन में अच्छी तरह बिठा लें कि जब भी छोटा उत्तर आए तो आप क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। और जब भी किसी प्रश्न में यदि उत्तर आपकी दी गई संख्याओं से बड़ा होगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बड़ा उत्तर होगा तो HCF निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देख लिया करेंगे क्योंकि जो पंक्तियाँ बनेगी वो निश्चित रूप से 32 से तो कम ही होगी। तो फिर छोटा उत्तर आएगा, छोटा उत्तर होगा तो HCF निकालेंगे। ये बात आप अपने अच्छे मन में तरह नोट करें। तो अब हम देखते हैं प्रश्न में, यहाँ पर हमारे पास ये देखते हैं कि सेना में कुल सदस्य कितने हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सेना में सदस्य। तो सेना में सदस्य आप देख रहे हैं कि है 616, ठीक है। सेना में सदस्य आपके पास कितने हैं, 616। और बैंड में जो सदस्य हैं, ठीक है, और बैंड में सदस्य कितने हैं, बैंड में सदस्य आपके पास है 32, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि स्तंभों की संख्या निकालनी है। तो स्तंभों की संख्या के लिए आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे कि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, 616 व 32 का HCF निकाल लें, ठीक है। उसी प्रकार से आप क्या निकाल लें, HCF निकाल लें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो ये भाज्य होगा बड़ी संख्या, ये 6 से 16 हो जाएगा। तो हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार हमारे पास भाज्य क्या हुआ, भाज्य हो गया 616 और भाजक हो जाएगा आपका वो हो गया 32। तो हम क्या करेंगे, 32 का भाग लगाएंगे। आप किसमें भाग लगाएंगे, 32 का 616 में। तो 616 में आप 32 का भाग लगाएंगे तो आप देख सकते हैं 32 दूनी 64 पहले एक बार जाएगा। तो 32 से कम 32 हो गया और आप घटाएंगे इसको तो 11 में से 2 जाए 9 और यहाँ पर 5 में से 3 जाए 9 और फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है 6, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि इसका भाग इसमें कितनी बार जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 32 8 जो कितने होते हैं, 288 होते हैं। तो ये 8 बार भाग जाएगा। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। और अब शेष फल आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके बच गया 8। अब हम 8 का क्या करेंगे, वापस हमारे पास तो यहाँ पर भाजक था उसमें भाग लगाएंगे। तो 32 तो 8 चौके 32, यानी किसका भाग चला गया, पूरा भाग चला गया 8 का। तो अतः है HCF क्या आया आपके पास, तो HCF आपके पास आया 8। तो स्तंभ में सदस्य कितने होंगे, तो यानी स्तंभों की संख्या पूछिए आपको। तो स्तंभों की संख्या कितनी हो गई, स्तंभों की
संख्या आपके पास होगी 8। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल आसानी से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। बस ये आप यहाँ पर जो मैंने बात बताई थी इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना, ये आपके बहुत काम आएगी ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। ये यहाँ पर चौथा और पांचवा प्रश्न जो बचा है बहुत ही शानदार प्रश्न है, आप इनको बहुत ध्यान से देखें। तो यहाँ पर आपको ये कहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो वर्ग जैसे हम 4 का वर्ग 16 करते हैं, 5 का 25 करते हैं, तो वर्ग संख्याएं जो है वो किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होती है। तो पहले तो आप एक बात इसमें ये जान लें कि 3m या 3m + 1 का मतलब ये है कि या तो उसमें 3 का भाग जाता है, कोई भी आप वर्ग संख्या लेंगे तो या तो उसमें 3 का भाग जाता है, अगर नहीं जाता है तो उसमें हमेशा 3 का भाग देने पर एक शेषफल बचता है। इसका ये अर्थ है, ये हमें इसको प्रूव करना है। तो हम चलते हैं इसको सिद्ध करने पर। तो मैंने आपको बताया था कि ये 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं, सम वाले, विषम वाले, वर्ग वाले और घन वाले। तो यहाँ पर हमने पहले जो सम विषम वाले देखे थे, अब ये वर्ग वाला प्रश्न, इनकी शुरुआत जो है वो एक ही तरीके से होती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक को मानेंगे। आप ये लिखेंगे कि माना एक धनात्मक पूर्णांक। तो आप एक धनात्मक पूर्णांक को हमेशा क्या मानते हैं, ए मानेंगे। माना एक धनात्मक पूर्णांक आपके पास क्या है, पूर्णांक बराबर ए है। ठीक है, ए मान ले उसको हमेशा। और फिर आप क्या करें, हम उसके बाद हमें चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का या एल्गोरिथम के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बी हमेशा यहाँ से मैंने आपको बताया था कि गुणांक लेते हैं, तो बी के स्थान पर यानी बी बराबर क्या लेने पर, 3 लेने पर। ठीक है, 3 लेने पर। तो बी बराबर 3 लेंगे आप, तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है आपके पास, a बराबर b गुणा q प्लस r होता है। ये सूत्र आपको अच्छी तरह याद हो गया होगा, जहां पर r क्या होता है, या तो 0 के बराबर होता है या 0 से बड़ा होता है, लेकिन b से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो चूंकि b हमारे पास यहाँ पर क्या है, 3 है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो a बराबर आ गया आपके पास 3q प्लस r। और इस हिसाब से हम देखेंगे कि r के मान जो है वो क्या होंगे। तो इसलिए r के मान होंगे, तो r के संभावित मान आप यहाँ पर लिखें, क्योंकि r हमेशा b से छोटा होता है, b यहाँ पर 3 है। तो r के संभावित मान जो है 0, 1 और 2 हो गया, यानी r जो है वो किससे छोटा है, 3 से छोटा रहेगा। ये 3 से छोटा रहेगा तो 0, 1, 2 हो सकता है, क्योंकि ये पूर्ण संख्या होती है। तो अभी अपने जब सम विषम वाले प्रश्न किए थे बिल्कुल ठीक इसी प्रकार की शुरुआत थी। अभी स्टेप 1 आता है इसका। तो स्टेप 1 जो है मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। तो स्टेप 1 में आपको पता है कि आप क्या लेते हैं, r बराबर सबसे पहले स्टेप 1 में आप r बराबर हमेशा क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो ये भी इन प्रश्नों में आप एक विधि याद कर लें कि सबसे पहले 0 लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, 0 लेंगे, तो r के स्थान पर 0 लेंगे, तो a बराबर कितना हो गया, 3q प्लस 0। अब 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो a बराबर आ गया 3q। अब यहाँ से बच्चों क्या करते हैं, सम विषम वाले होते हैं तो हम 2 का भाग देखते हैं, और चूंकि वर्ग है तो हम वर्ग करेंगे, घन है तो घन करेंगे। बस यहाँ से ये अलग शुरू हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, चूंकि हमारा ये प्रश्न वर्ग का है तो हम क्या करेंगे, वर्ग करने पर दोनों ओर आप क्या करेंगे, वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो गया आपके पास a का वर्ग और ये हो गया आपके पास 3q का वर्ग हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि 3q का वर्ग क्या होता है, 9q²। अब आपको चूंकि इसको सिद्ध करना है आपको 3m के, तो जो यहाँ पर जो भी उसको कॉमन ले लिया करो यहाँ से। तो आप देखेंगे कि 9 में से 3 कॉमन लेते हैं तो a² बराबर आपके पास क्या आ गया, 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा आपके पास 3q²। अब आपको यहाँ से याद रखना है कि जो भी हमेशा ब्रैकेट में जो भी चीज बचती है उसको हमेशा आपको m मानना है। हर प्रश्न में ऐसे ही करना है कि वर्ग वाला घन वाला हो तो आप क्या करेंगे कि माना
3q² बराबर, ठीक है। जो ब्रैकेट के अंदर है उसको हमेशा आप क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो 3q² m ले लें तो आप देख सकते हैं कि a² बराबर आपके पास क्या आ गया, 3n। देखो पहला परिणाम आ गया आपके लिए। तो ये पहला परिणाम इस प्रकार से हो गया। अब आप देखें कि स्टेप नंबर 2 पर चलते हैं, ठीक है। तो स्टेप नंबर 2 पर चलेंगे। तो स्टेप 2 में हम अपने क्या करते हैं, हमेशा r के स्थान पर 1 लेते हैं, ठीक है, लेने पर। तो ये भी आप याद रखें कि r स्टेप 1 में हमेशा r बराबर 0 होता है, स्टेप 2 में r बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर रखेंगे ना, इसको यहाँ पर रखेंगे तो आपके पास ये बन गया a बराबर 3q प्लस 1। अब चूंकि हमारा प्रश्न वर्ग का है तो हम दोनों ओर क्या कर देंगे, यहाँ पर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये आपके पास बनेगा a² बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया बच्चों। अब यहाँ पर आप यहाँ से क्या करें कि जब भी ये होल स्क्वायर का कोई टर्म आता है तो आप सर्वसमीका क्या लगा दें, यहाँ पर आप हमेशा याद रखें कि ये सर्वसमीका होल स्क्वायर वाली जो है हमेशा याद रखें आप। तो सर्वसमीका आप जानते हैं कि a प्लस b का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, a² प्लस 2ab यानी दोनों के गुणनफल का दुगना प्लस b²। आप ये सर्वसमीका लगा दें यहाँ पर तो हम देखेंगे कि a हमारे पास है 3q और b हमारे पास है 1, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास आएगा a² बराबर, पहले पद का वर्ग करेंगे 3q का वर्ग करेंगे हम यहाँ पर, तो 3q का वर्ग प्लस 2ab यानी 2 इंटू a ये है 3q और इंटू 1 हो गया, प्लस b का वर्ग करेंगे तो ये हो गया 1 का वर्ग। तो इस प्रकार से आपके पास ये संख्या आ गई a² बराबर 9q², ठीक है। प्लस में ये हो गया 6q और प्लस में आ गया 1। तो अब यहाँ पर आप देखें कि ये इतनी दूर में यहाँ पर जो इन दो पदों में 3 कॉमन आता है, हमें 3 ही कॉमन लेना है, 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। तो a² बराबर आ गया आपके पास 3 कॉमन लेने पर अंदर बचेगा 3q² प्लस 2q और प्लस में आपके पास 1 यहाँ पर पड़ा है। तो यहाँ से आप देखें कि अब मैंने आपको बताया था कि जो भी हमेशा आप जो ब्रैकेट के अंदर है उसको आप m मान लें। तो आप क्या करें, यहाँ पर माना जो ब्रैकेट के अंदर है ना क्या है, ये 3q² प्लस 2q, इसको आप क्या मान लें, m मान लें। तो देखो आपके पास ये क्या आ गया a² और ये रहा 3 और ब्रैकेट वाले की जगह हो गया m और प्लस में आपके पास क्या आ गया 1। तो देखो ये इस प्रकार से दूसरा परिणाम भी आ गया। अब बच्चों आपके पास दोनों उत्तर तो आ चुके हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास एक अभी संख्या यहाँ पर 2 बाकी है तो हमें इसको भी लेके इसको दर्शाना पड़ेगा कि ये लेने पर भी कोई परिणाम जो आएगा वो इन दोनों में से आएगा। तो आप इस प्रश्न को आधा नहीं छोड़ेंगे, पूरा करेंगे आप इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो हम स्टेप 3 में चलते हैं तो स्टेप 3 में आपको पता है क्या होता है, स्टेप जो 3 होता है, स्टेप 3 में हमेशा r के स्थान पर 2 लिया जाता है, r के स्थान पर 2 लेने पर, ठीक है। तो r के स्थान पर 2 लेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास बनेगा ये a बराबर, यहाँ रखना है ना इसके स्थान पर, तो 3q प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे तो दोनों ओर क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग कर दो इसी प्रकार से आप, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर तो ये a² बराबर आ गया आपका 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें वो सर्वसमीका लगा दें ये वाली, ठीक है। तो ये सर्वसमीका हम लगाएंगे यहाँ पर, तो देखो ये बनेगा a² फिर पहले पद का वर्ग यानी 3q का वर्ग प्लस 2ab होता है, 2 इंटू 3q इंटू 2 प्लस में दूसरे पद का वर्ग 2 का वर्ग हो गया। तो ये आ गया आपके पास a² बराबर 9q² प्लस में क्या हो गया, 3 दूनी 6 दूनी 12q हो गया आपके पास और प्लस में हो गया 4। तो यहाँ देखो बच्चों, चूंकि यहाँ पर लास्ट में 4 बच रहा है तो न तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर 1 है, तो आप इस 4 को क्या करो 3 प्लस 1 लिख लो।
तो ए स्क्वायर बराबर आपके पास हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस में हो गया 3 + 1। अब आप देख सकते हैं कि इतनी दूर में आपके पास जो है यहाँ पर क्या कॉमन आता है, ये जो है 3 कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से हम 3 कॉमन निकालेंगे, तो ये मैं यहाँ करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें कि ए स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर हो गया 3 कॉमन लेंगे तो अंदर बच गया 3q स्क्वायर प्लस 4 3 12 तो 4 हो गया यहाँ पर, और प्लस में आ गया 1 और ये 3 कॉमन में चला गया ना, और प्लस में ब्रैकेट के बाहर भी आपके पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आपको पता है कि ब्रैकेट के अंदर वाले को हम हमेशा क्या मानते हैं, m मानते हैं। तो ये आप मान लो कि माना 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 को आप क्या मान लो, m मान लो। तो इस प्रकार से ये परिणाम आपके पास क्या आ गया, आप रखेंगे तो यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर हो गया 3m प्लस 1 ही हो गया, क्योंकि ये पूरा m हो गया यहाँ से यहाँ तक ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पहला परिणाम आपके पास आया था 3m आया था यहाँ पर, ये देखो आप, दूसरा परिणाम आया था 3m प्लस 1, और तीसरा परिणाम भी क्या आ गया, 3m प्लस 1 आ गया। तो हमारे पास ये चूंकि 3 ही परिणाम हम निकाल सकते हैं इससे, तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि परिणाम 1 2 और 3 से स्पष्ट है। तो यहाँ पर लास्ट में जब कंक्लूड करेंगे तो आप ये जरूर लिखेंगे परिणाम 1 2 3 से स्पष्ट है कि किसी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग जो है वो क्या होता है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में, जो भी आपको रूप यहाँ पर दे रखे हैं वो लिखने जरूरी है। तो इस प्रकार से सवाल को आप पूरा कर दो। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी जरूर है बच्चों इसमें, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आप स्टेप 1 2 3 4 इसकी जो प्रक्रिया है उसको समझ लेंगे तो ये सवाल होते एक ही तरीके से, ठीक है। उसमें वर्ग करना पड़ता है और घन वाले में घन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आप जो है वो इस प्रश्न को ध्यान से देखें। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो ये जो 5वां प्रश्न है बच्चों, ये आप देख सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या का घन। तो घन जो 3 बार गुणा करने पर संख्या बनती है वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होती है। तो यहाँ पर ये घन का प्रश्न आ गया और वो था वर्ग का प्रश्न। लेकिन आपने एक चीज गौर से देखी कि इनमें जो है वो कोई अंतर नहीं है। शुरुआत में हमने चाहे सम विषम वाला किया, घन वाला किया, वर्ग वाला करें, तो इनमें जैसे कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या उसी प्रकार मानेंगे। बी यहाँ मैंने क्या लिया है, 3 लिया। ये 3 लेने का कारण है कि 9 जो है वो 3 का गुणज ही होता है, क्योंकि 3 का भाग 9 में जाता है। तो 9 लेकर के हम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी संख्याएं बड़ी आएगी, तो इससे बचने के लिए मैंने क्या किया है, 3 ले लिया। 3 से भी ये प्रश्न हो जाएगा। तो उसके बाद देखो ये बिल्कुल वर्ग वाले सवाल में यहाँ तक एकदम कॉपी किया है मैंने इसको, ठीक है। इसलिए आपको इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें पता है कि हम स्टेप 1 में क्या करते हैं, हमेशा r बराबर 0 लेते हैं। ये आपको लर्न हो गया होगा कि स्टेप 1 में हमेशा क्या करते हैं, स्टेप 1 में r के स्थान पर क्या लेते हैं, 0 लेने पर। तो यहाँ पर आपका जो ये r होता है ये वाला, इसके स्थान पर क्या ले लिया जाता है, 0। तो a बराबर 3q प्लस 0, तो ये रहा आपके पास a बराबर 3q, यानी 0 जोड़ेंगे तो 3q ही आएगा। अब यहाँ से आपको मैंने पहले बताया था कि ये यहाँ से वर्ग है तो वर्ग कर दो, घन है तो घन कर दो, और सम विषम का प्रश्न है तो 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ पर चूंकि हमें घन का प्रश्न दिया है तो हम क्या करेंगे, दोनों और घन कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे दोनों और घन करने पर, दोनों और घन करने पर। तो दोनों और घन करेंगे तो घन का मतलब क्यूब हो गया, तो 1 की घात 3 बराबर होगी 3q की घात कितनी होगी बच्चों, 3। तो 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो ये आएगा 27 और q3 आएगा। अब आपको पता है कि यहाँ पर 9 है तो हमें 9 कॉमन लेना है। तो हम क्या करेंगे, 27 में से 9 कॉमन लेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 9 × 3q का क्यूब बचेगा। यहाँ पर ये क्यूब है। अब आपको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, माना 3q का क्यूब जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये पहला परिणाम कितना आ गया, 9m आ गया, बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में हम r के स्थान पर हमेशा क्या लेते हैं,
1 लेते हैं तो स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं, आर के स्थान पर 1 लेते हैं। 1 लेने पर तो 1 लेंगे तो ए बराबर आपके पास क्या हो जाता है 3q प्लस 1। ये हमेशा यहाँ लिया जाता है, आपको पता है, पहले 0 फिर 1। अब इसमें दोनों और क्या कर दो, घन करने पर, तो दोनों और उसी प्रकार से क्या कर दें, घन करने पर, दोनों और घन करेंगे तो ये बन गया a क्यूब, और यहाँ पर आपके पास हो गया 3q प्लस 1 का क्यूब हो गया। तो यहाँ पर आपको जो सर्वसमीकरण अप्लाई करनी है वो घन वाली करनी है बच्चों। तो यहाँ पर a प्लस बी की जो होल क्यूब की आपकी सर्वसमीकरण होती है वो होती है बच्चों a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ये सर्वसमीकरण आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लें, वर्ग वाली, घन वाली। तो हम यही इसमें लगा देते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया, a क्यूब बराबर पहले पद का क्यूब करेंगे तो 3q का वर्ग करेंगे ना, यहाँ से घन करेंगे तो 3q का आप क्या करेंगे, घन करेंगे, प्लस 3 इंटू पहला पद तो इंटू 3q हो गया, प्लस दूसरा पद आपके पास 1 है, इंटू में 3q प्लस 1, और प्लस में आपके पास क्या b क्यूब यानी 1 का क्यूब हो गया। अब इसको सरल कर दें आप तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये 27q3 हो गया, और प्लस में यहाँ से आप क्या करेंगे 3 3 9 तो 9q आ गया। अंदर आपके पास यहाँ पर है 3q प्लस 1, और यहाँ से आप क्या करें 1 का क्यूब क्या हो गया, 1 हो गया। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास आराम से 9 कॉमन आ सकता है, हमें 9 ही कॉमन लेना है तो इसको छोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे a क्यूब बराबर क्या हो गया आपके पास 9 कॉमन लेने पर यहाँ क्या होगा 3q3 होगा, प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो 9 कॉमन लेंगे तो q बचेगा, और ये छोटे ब्रैकेट के अंदर क्या पड़ा रहेगा 3q प्लस 1 पड़ा रहेगा, और इसको आप क्या कर दो बड़ा ब्रैकेट बना दो इसको, और प्लस में आपके पास क्या है 1 है। अब आपको पता है कि जो ब्रैकेट के अंदर होता है उसको हमेशा m मानते हैं हम, तो हम क्या करेंगे माना आप क्या करें इसको ब्रैकेट के अंदर जो भी है ना 3q3 प्लस q इंटू ये 3q प्लस ये q है बच्चों प्लस 1, इसको हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया a क्यूब बराबर हो गया 9, और ये पूरा ब्रैकेट क्या बन गया m, और प्लस में आ गया 1। तो यहाँ देखो आपका दूसरा परिणाम भी आ गया आपके पास। अब रहा तीसरा, तो तीसरे में आप जानते हैं कि हम स्टेप 3 में जब जाते हैं तो r बराबर 2 लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेप 3, तो r के स्थान पर क्या लेते हैं 2 लेने पर, तो 2 लेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 बराबर हो गया 3q प्लस 2। आप दोनों और क्या कर दें घन कर दें, तो दोनों और घन, क्योंकि घन का प्रश्न है ना, तो दोनों और घन करने पर, तो घन करेंगे तो आपके पास ये आएगा a क्यूब प्लस ये हो गया 3q प्लस 2 का होल क्यूब। अब बच्चों मैं सर्वसमीकरण सीधी अप्लाई कर देता हूँ, पहले मैंने ऊपर आपको समझा दिया है। तो a क्यूब बराबर आप यहाँ देखेंगे पहले पद का क्यूब करेंगे तो ये आएगा 27q3 प्लस 3ab करेंगे यहाँ पर, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 3 3 9 18q आएगा, और अंदर आपके पास यहाँ पर 3q प्लस 2 होगा यानी a प्लस बी होता है, और फिर आएगा b का क्यूब यानी 2 का क्यूब। तो यहाँ आपने देखा कि ये आ गया प्लस a क्यूब, और यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें क्या कॉमन आता है आपके पास 9 कॉमन आता है, तो 9 कॉमन निकाल लें। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 3q3 प्लस 9 दूनी 18 2q आएगा, और प्लस में आपके पास इंटू में सॉरी क्या है यहाँ पर ये बड़ा ब्रैकेट कर दें आप यहाँ पर, ठीक है, इसको बड़ा ब्रैकेट रखें, इसको छोटा रखें, 3q प्लस 2, और प्लस में आपके पास 2 की घन कितनी होगी 8 होगी। अब ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको हम क्या मानते हैं हमेशा m मानते हैं। तो माना ये 3q3 प्लस 2q इंटू जो 3q प्लस 2 है, इस पूरे को हमने क्या मान लिया m मान लिया। तो ये देखो आपके पास a क्यूब बराबर क्या आ गया 9m प्लस 8 हो गया, ठीक है, इस पूरे की जगह m हो गया। तो ये आपका निकल गया तीसरा परिणाम। तो आपने देखा कि तीनों परिणाम, पहले परिणाम में 9m आ गया,
और दूसरे में 9m+1 आ गया और तीसरे में आ गया 9m+8। यही हमें निकालने थे। तो ये जो 3 प्रश्न हैं, तो लास्ट में आप इसका कंक्लूड जरूर करें। तो ये यहाँ पर यानी इसका रूप ये होता है, तो आप इसको ये समझें कि जो घन संख्याएं होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि घन संख्याएं जो है वो 8 के बाद 27 होती है, फिर 64 होती है, फिर 125 होती है। तो इनमें क्या होता है, या तो 9 का भाग जाता है, या 9 का भाग नहीं जाएगा तो 1 शेषफल बचेगा 9 का भाग देने पर, या फिर 9 का भाग देने पर 8 शेषफल बचेगा। तो इसको आप इस प्रकार से अपनी समझ में शामिल करें इसको। इसका मतलब क्या है, तो ये 3 प्रश्न आज बच्चों अपने किए हैं। तो एक मैंने आपको बताया आज सबसे पहले जो हमने लिया प्रश्न वो था ये जो सेना वाला जो है वो कितने स्तंभ बनेंगे, तो ये वाला बिल्कुल सीधा सा प्रश्न था। फिर इसके बाद हमने लिया ये वर्ग वाला, तो ये बहुत ही 2 शानदार प्रश्न है, चौथा और 5वां। तो बच्चों इनको थोड़ा गौर से देखें और ये समझ लें कि इनकी प्रक्रिया जो है जैसी है। बस यहाँ पर आपने देखा कि इसमें वर्ग होता है और उसमें घन होता है, बस 2 सूत्र आपको याद करने हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके बाद जो है वो आप ये देखें कि घन का जो प्रश्न है, ठीक है, तो ये था 5वां प्रश्न जो आपका घन का। तो इसमें जो है आप इसमें घन करते हैं, बस इतना ही अंतर होता है। बाकी देखो एकदम आप स्टेप मिलान करेंगे ना, सवाल को अपनी कॉपी में उतारने के बाद नोट करने के बाद देखेंगे कि बिल्कुल इसमें सिर्फ ये यहाँ पर इसमें घन करना होता है और उसमें वर्ग करना होता है, और जो सम विषम है उसमें 2 या 2 कॉमन लेना पड़ता है, बस इतना ही अंतर होता है। तो आप ये स्टेप याद रखें, इन प्रश्नों को करें गौर से। और 1.1 अपनी पूर्ण हो गई, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आज कुछ बच्चों ने मुझे जो मेरे विद्यालय के हैं या कुछ बच्चे और भी जिन्होंने अच्छा रिस्पॉन्ड दिए बस व्हाट्सएप पर, तो आप इन प्रश्नों को करें। और मैं आज आपको 2 प्रश्न देने वाला हूं, तो आप उनके हल अगर करके इस प्रकार के मेरे अगर व्हाट्सएप पर भेजते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जांच करके आपको वापस बताऊंगा। तो मैं आपके लिए 2 प्रश्न लिखता हूं। तो ये 2 प्रश्न है बच्चों। ये एक प्रश्न है कि यूक्लिड विभाजक प्रमेय से सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग। तो यहाँ पर आपको वर्ग सिद्ध करना है कि 4m+1 के रूप में होता है। तो एक तो ये वर्ग का, एक घन का है कि सिद्ध कीजिए धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन जो है वो क्या होता है, 4m+1 या 4m-1 के रूप में होता है। तो ये 2 प्रश्न आप करें और हल करके आप जरूर, जैसा भी आपसे होता है कोई बात नहीं, जो भी इसमें गलती यदि होती है आपसे तो मैं आपको उसमें बताऊंगा। आप मेरे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और इस प्रकार के प्रश्न जो है वो आप जरूर करें। और जो भी अभ्यास हम कर लेते हैं तो उससे पहले के उदाहरण आप किया करें, खुद उनको हल करने की कोशिश करें। और जो भी उदाहरण आपसे नहीं हो पाते तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और या मेरे व्हाट्सएप पर आप लिखें कि मैंने नंबर जो है वो कल के वीडियो में दिया था, अब मैं लगभग सभी में डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दिया करूँगा मेरे व्हाट्सएप के। तो आप मेरे को उस पर लिखा करें कि भी ये प्रश्न आपसे जो है वो नहीं हुआ, तो मैं उदाहरण भी आपके लिए हल करूँगा। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए। कल के वीडियो से मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, तो मुझे बहुत खुशी है कि आप छुट्टियों का फ़ायदा उठा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और अपनी अध्ययन जारी रखिए। ठीक है, मेरी शुभकामना हमेशा आपके साथ है और मेरी मेहनत जो है वो आप पढ़ेंगे तो सफल होगी। तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी और मेरी मेहनत का नतीजा मुझे जो आपकी सफलता के रूप में मिलेगा तो मुझे इसकी बहुत खुशी होगी। ठीक है बच्चों, कल अपने 1.2 के साथ फिर मिलेंगे। तब तक नमस्कार।